सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। एंड हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों के क्वेश्चंस को अगर आप बनाते हो तो आपको एक एज मिलेगा, आपको एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अब उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हुए जहाँ तक हमने 10th क्वेश्चन तक देखा था, आज हम लोग जल्दी से कोशिश करेंगे कि 15 से 20 सवालों को देख पाएँ। ठीक है, इन द बजट स्पीच विच ऑयल सीड वॉज नोटेड वी आर नोटेड एज कवर्ड अंडर द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ रिलायंस फॉर ऑयल। ठीक है, तो आप खुद सोचो, इसमें मतलब कोई भी बंदा जो है ना, इतना छोटा छोटा बारीक चीज़ याद नहीं कर सकता। तो आप देखो कि शीशम है, कोकोनट है, सोयाबीन है और ग्राउंड नट है। अब हम सबके घर में, हम लोग सबके घर में कोकोनट ऑयल ज़रूर आता है। ठीक है, या बचपन में मतलब सबके बाल में, हाथ में, पैर में ठंडे के दिन में ड्राई हो जाता है स्किन, तब लगाता है। तो भाई कोकोनट इज़ ऑलरेडी फेमस, तो इसको क्यों प्रमोट करने की बात होगा? भाई बजट में अगर बात आ रही है तो क्या होगा? और बाकी सब देखो, अब क्या है, शीशम, सोयाबीन, ग्राउंड नट, क्या आपने इन सब के ऑयल के बारे में सुना है? कभी कभी नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बाबू, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा हट करके सोचना ही पड़ेगा। कि थोड़ा सा हट के सोचने से अगर थोड़ा सा आपका आंसर बन जाएगा तो दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी गुड कि आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो सबके घर में पॉपुलर है, इज़ वेरी पॉपुलर। सो बजट में उसका जिक्र नहीं हुआ होगा, तो यहाँ से आप इस तरह से सोच करके ऑप्शन बी को मारिएगा और वही सही आंसर है, क्योंकि बाकी सब जो लेस पॉपुलर है, जो कि लेस नोन है, उनको प्रमोट कर रही है सरकार है। ठीक है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवाब वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन अप्रैल 2024। ठीक है, तो अप्रैल 2024 का प्रश्न है और सितंबर में हम लोग का एग्जाम हुआ था। तो मतलब ये है कि जो न्यू अपॉइंटमेंट है, नोट इससे क्या लेना है? नोट ये लेना है कि न्यू अपॉइंटमेंट्स मस्ट बी रिमेंबर्ड, कि जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो नए नए अभी रिसेंटली 6 महीने 8 महीने में हुए हैं, उनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेट्स। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है, तो मैच द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ अष्ट प्रधान ऑफ मराठा रूलर्स। ठीक है, तो अष्ट प्रधान है और आपको पता है कि शिवाजी ने अष्ट प्रधान की प्रथा को स्टार्ट किया था। ठीक है, अब उसमें 8 ऑफिसर्स रहते थे, अब उनका क्या क्या वर्क रहता था, क्या क्या डिपार्टमेंट रहता था, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सचिव है, पेशवा है, समंत है, अमात्य है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको बस इतना पता है, अगर इतना पता है कि पेशवा इज प्राइम मिनिस्टर, बस यहीं से आपका आंसर आएगा, क्योंकि बी का वन देखो सिर्फ एक ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन हम लोग सब कुछ देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, अष्ट प्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर एस्टेब्लिश्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज in 1674। ठीक है, ड्यूरिंग हिज कोरोनेशन, मतलब ताज पोशी के समय पे उन्होंने ये अष्ट प्रधान की प्रथा को चालू किया। तो इसमें क्या हुआ? इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ इफिशिएंट गवर्नेंस इन मराठा एम्पायर, तो जिससे जो है गवर्नेंस हो, वहाँ का जो शासन हो, अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हो सके, इसलिए ये प्रथा चालू की गई। देखो सचिव क्या, जैसे हम लोग पंचायत देखे थे, पंचायत सीरीज, तो उसमें सचिव जी थे, क्या करते थे सचिव जी? बस कुछ नहीं, इंचार्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, खाली पत्राचार, इधर का काम इधर, उधर का उधर, एक तरह से सेक्रेटरी। ठीक है, पेशवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पेशवा इज द प्राइम मिनिस्टर, पेशवा इज द प्राइम मिनिस्टर। समंत, सामंत, ठीक है, सामंत इज द फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सामंत जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, सामंत इज द फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट इज अमात्य। अमात्य जो है उसको कई लोग कहते हैं कि आईएसपी है। ठीक है, आईएसपी है, हम काम वर्जन नहीं, हो सकता है कि अमात्य का लोग आईएस के में भी आ जाए, बट ही वाज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंस, तो दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ही वाज कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि मैंने यहाँ पे लिखा है रेफर बैक पेजेस। ठीक है, और #2 मतलब दूसरा वाला हम लोग को बैक पेजेस में होगा, उसको देखना है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा है बैक में। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को कि आपको फिर दोबारा से, क्योंकि अब हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में अष्ट प्रधान की इस बार आ गया है, अगले बार हो सकता है कुछ और आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे पेशवा प्राइम मिनिस्टर, ओवरऑल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, तो किंग के बिहाफ पे ये लोग काम करते थे पेशवा। अमात्य जैसे हमने जाना, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, मैनेज रेवेन्यू, अकाउंट्स एंड बजटिंग। सचिव मतलब सेक्रेटरी या कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब सूचना का आदान प्रदान,
सूचना को अपने रिकॉर्ड में रखना, ये सब काम किसका था? सचिव का था। हैंडेड रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, वही मैंने कहा कि कागज पत्तर को सही से रखना। मंत्री इंटीरियर मिनिस्टर, सेनापति कमांडर इन चीफ, सुमंत या दाबीर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेन मिनिस्टर वाला जो चीज़ था उसमें सुमंत भी बोला जा सकता है या फिर उसको दाबीर भी बोला जा सकता है। दिस इज़ वेरी, देखो हैंडल्ड डिप्लोमेसी एंड रिलेशन विद अदर स्टेट्स। तो डिप्लोमेसी का जो काम होता था, जो जैसे एक राज्य दूसरे राज्य से जब रिलेशन बनाएगा तो कौन जाएगा बात करने के लिए? तो वो सामंत जाएगा या फिर दाबीर जाएगा। ठीक है। फिर न्यायाधीश तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ही वॉज द चीफ जस्टिस, जिसने सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस वो देगा। ठीक है। एंड चलो हो गया ना। एक और है, ये है हमारा पंडित राव। पंडित राव मतलब क्या होगी? खुद समझ रहे हो, पंडित सही समझ में आ रहा हो कि ही वॉज द हाइएस्ट प्रिस्ट ऑफ द टेरिटरी। ठीक है। वो जो मराठा कॉन्फेडरेसी था उसका जो हाईएस्ट प्रिस्ट था वो पंडित राव था, जो रिलीजियस मैटर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता था। ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है। हल्का हल्का एमसीक्यू में क्या है ना भाई, ज़्यादा करना नहीं है। और मेरे को विश्वास है कि आप लोग सब मतलब पढ़े हो, फाउंडेशन पढ़े हो, जस्ट थोड़ा सा कहीं लैक हो रहा है इसीलिए आप चैनल देख रहे हो। ठीक है। वरना आप नहीं देखोगे। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होंगे, फाउंडेशन पे आए होंगे, उनके लिए तो ये सब बाउंसर हो जाएगा, बट काफ़ी इफेक्टिव होगा फिर भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द IIP, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्राइम इम्प्लीमेंटेशन विच इंडिसेस एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ। मतलब कि सबसे, इस रिपोर्ट के तहत, IIP रिपोर्ट के तहत सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रोथ हुआ? तो ये ऑप्शन डी, दैट इज कैपिटल गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल भी डाल दिया है कि कैपिटल गुड्स में जो कि 20% था एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स में 4.1% था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ओवरऑल ग्रोथ जो था वो बताया जा रहा था 2.7% के लिए। अच्छा, इसका एक और पोटेंशियल क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से इसमें इंडस्ट्रीज आती है। ठीक है। तो IIP में आप याद रखना कि IIP में 8 इंडस्ट्रीज आते हैं। 8 इंडस्ट्रीज आती, क्या क्या? आर सबसे ज़्यादा रिफाइनरी, ई से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, फिर आ गया क्रूड ऑयल, एन से हो गया नेचुरल गैस, एस से हो गया स्टील, सी से हो गया कोल, और एफ से हो गया फर्टिलाइजर्स। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 8, और किससे पहले आता होगा मेरे ख्याल से? एक कुछ और भी आता है। ठीक है। एक्चुअली मैंने ये निमोनिक से याद किया है, तो मेरे को बस इतना आप याद कर लो। ठीक है। और एक बार एक देख लेना, सबसे ज़्यादा आता है रिफाइनरीज का और सबसे कम किसका? फर्टिलाइजर्स का। कंट्रीब्यूशन मतलब IIP में भी परसेंटेज होता है कि किस परसेंटेज में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो फर्टिलाइजर्स में सबसे कम होता है, रिफाइनरीज में सबसे ज़्यादा होता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। तो किस ऐसा, जैसे रेडिएशन है, रिफ्लेक्शन, तो इससे तो कुछ हीट ट्रांसफर होता नहीं है। कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, तो इसमें से किस में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है? तो ये हो गया रेडिएशन। तो रेडिएशन में जो है एनर्जी जो है किस तरह से ट्रेवल करता है? ट्रेवल्स लाइक वेव की तरह ट्रेवल करेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो इट रिक्वायर्स नो मीडियम। आप लोग ऐसे भी सुनते होंगे कि भाई ग्रेविटेशनल रेडिएशन हो गया, हाँ, ब्लैक वेव रेडिएशन निकाल रहा है, ब्लैक होल रेडिएशन निकाल रहा है। तो भाई स्पेस में कोई मीडियम थोड़ी है, स्पेस में तो कोई मीडियम है ही नहीं। स्पेस में कोई मीडियम है नहीं है, तो कैसे हो रहा है? रेडिएशन हो रहा है, तो वहाँ मीडियम नहीं है, तो रेडिएशन मीडियम। तो अब बेसिक लॉजिक भी लगाओगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है। अभी अपन देख लेंगे। ठीक है। अभी देख लेते हैं 20 तक देख लेते हैं, फिर हम लोग ये रेडिएशन वाली चीज़ को पीछे देख लेंगे। ठीक है। ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक्स इज फाउंड फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। तो सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ लावा से इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है कि लावा और मैग्मा जो है जब कूल होता है तो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? इग्नियस रॉक पर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखो क्या होता है। ठीक है। इग्नियस रॉक जब बन गया, ठीक है, तो मैग्मा, ठीक है, मैग्मा से बन गया क्या? मैग्मा से बन गया इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक का वेदरिंग हो गया, वेदरिंग मतलब टूटना फूटना हो गया, तो क्या बन गया? सेडिमेंट्स। अब सेडिमेंट्स में क्या हो गया? कंपैक्शन हो गया। सेडिमेंट्स जो है दब गया, कंपैक्शन हो गई, तो कंपैक्शन हो गया तो क्या हो गया? वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और फिर सेडिमेंट्री रॉक में अगर हीट एंड प्रेशर दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक में अगर फिर से मेल्टिंग हो गया तो क्या बन जाएगा? मैग्मा या फिर लावा। तो दिस इज द होल रॉक साइकिल जो आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग देखे भी होंगे डायग्राम में, तो उसको मैंने बस टेबुलर फॉर्म में दे दिया है। ठीक है। इसमें भी रेफर टू द बैक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग को क्या क्या देखना है? पीछे में देखेंगे कि कैसे एनर्जी फ्लो करता है कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, और रॉक साइकिल देखेंगे कि रॉक क्या होता है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, इस तरह के रॉक होते हैं, आर्कियन रॉक्स, निंजियन रॉक, धारवार रॉक्स। तो उनका सारा डिटेल्स मैंने रखा है, उसको अपन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है।
आफ्टर इलेक्शन टू द 18th Lok Sabha, who was appointed as the Union Minister of Textile? तो अगेन दिस इज अ वेरी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, तो इसका गिरिराज सिंह, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहेबिट्स द रीजन ऑफ चाइना, मंगोलिया एंड जापान। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो कि मैंने पढ़ा है एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो मुझे पता है कि यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, मैंगलाइट। और इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा पीछे में टेबल में थोड़ा सा समझा दिया है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। आपको ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें से ही आपका जो जनरल नॉलेज है, जैसे आपका मान लीजिए कि जनरल नॉलेज अभी यहाँ स्टैंड कर रहा है, आपको यही PYQ आपको स्टैंड कर देगा इतना, ठीक है। देख रहे हो, इतना का इंक्रीमेंट करा देगा ये जनरल नॉलेज में, जीएस में। बस इतना जैसे आप पढ़ जाओगे, आपका तुरंत पीटी होने लगेगा, मेंस होने लगेगा, इंटरव्यू होने लगेगा, ठीक है। और मेंस की बात भाई मेंस में करेंगे, 5-6 मेंस दे चुका हूँ मैं, 6 मेंस, 6 बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में बताऊंगा। और आपको लगेगा सर आप तो मेंस दिए फाइनल लिस्ट में चुने हैं। मेरी जो कमी रहेगी ये बेटा, वो ये है कि राइटिंग स्पीड थोड़ी सी मेरी मतलब स्पीड स्लो है, ठीक है। मेरे को लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट आंसर लिखूंगा। परफेक्ट आंसर लिखने के चक्कर में क्या होता है कि टाइम जो है क्रंच हो जाता है। और जब से बीपीएससी में ये 5 क्वेश्चन वाला जब हो गया, अब तो 6 क्वेश्चन आ गए थे, तो पेपर लंदी हो जा रहा है और उससे छूट रहा है थोड़ा बहुत, तो उसके कारण मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ और आप लोग को भी बताऊंगा कि कैसे काम करना है, कि ये जो क्वेश्चन छूटने का जो बीमारी है ये नहीं हो, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चचनामा। चचनामा वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शिया बाई, ठीक है। तो चचनामा वॉज ट्रांसलेटेड, तो इट वॉज ट्रांसलेटेड बाई मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ठीक है। तो ट्रांसलेटेड, ठीक है। और किसके रेन में चचनामा ट्रांसलेट किया था? तो ये नसरुद्दीन गोवा का बादशाह, ठीक है। ये आपको याद है, बेसिक फैक्ट है, हो सकता है कभी पूछ ले कि चचनामा किसने ट्रांसफर किया था, तो भाई याद कर लेना कि कूफी किया था, कूफी कूफी कूफी, ठीक है। चचनामा है क्या? तो चचनामा जो है टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिंध, ठीक है। जो सिंध एरिया है, जो पाकिस्तान में अभी चला गया है, वो सिंध एरिया के हिस्ट्री के बारे में बात करता है चचनामा, ठीक है। एंड इट रिफर्स टू द इन्वेजन इन सिंध बाय अरब्स। तो जो अरब्स थे, ठीक है, जो अरबिक इन्वेडर्स थे, वो सिंध के एरिया में कैसे इन्वेड कर रहे हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। कौन? चचनामा, जो कि किसने लिखा है? कूफी के द्वारा लिखा गया है। किसके रेन में लिखा था? तो नसरुद्दीन कबाचा के रेन में लिखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो बेसिकली लिक्विफेक्शन मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट गैस को जो है लिक्विफाई कर देना, मतलब लिक्विफेक्शन ऑफ गैस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना इज लिक्विफेक्शन, ठीक है। बाय मैनिपुलेटिंग उसके टेम्परेचर को एंड प्रेशर को, तो टेम्परेचर और प्रेशर को मैनिपुलेट करके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना इज लिक्विफेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है भाई, देखो सबसे पहले क्या है, आप खुद को कैसे आप उसको करोगे भाई, तुमको भी पता होगा कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर TC, इसके नीचे जैसे ही जाएगा जो गैस है अपने आप लिक्विड हो जाएगा, मतलब ठंडा कर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और तुम खुद सोचो किसी को दबाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में नज़दीक आएंगे, और नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, उनके बीच का जो स्पेस है वो कम होगा। तो गैसेज में क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, लिक्विड में स्पेस कम और सॉलिड में और कम, ठीक है। तो यही चीज़ है, दैट इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से क्या होगा कि रिड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड मेकिंग दे मूव स्लोअर एंड कम क्लोजर। एंड हाई प्रेशर के चलते क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, तो जिसके चलते क्या होगा, लिक्विफेक्शन हो जाएगा, मतलब गैसेज से जो गैसेज है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, तो देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर, उसके अबव कोई भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाना पड़ेगा उसको, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, अपन नोट्स बनाए हैं इतना मेहनत से, तो काम आना चाहिए आपके, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे देख लो कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो कंडक्शन में क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। यहाँ पे क्या होता है कि हीट मूव्स फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर एरिया टू लो टेम्परेचर एरिया एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड पास एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल्स। पार्टिकल जो अपने में वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेशन से अपना हीट जो है दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट ये है कि नो मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ, ठीक है। मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता है बाबू, वो वाइब्रेट करता है और एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। तो ये हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है कि मटेरियल ऑफ हीट मूव्स टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मतलब यहाँ पे मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स एक्चुअली में मूव करेंगी, जैसे लिक्विड में, गैस में, ठीक है। जैसे गर्म पानी, ठीक है, देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हॉट वाटर जो है, हॉट पानी को गर्म कर रहे हैं नीचे से, तो हॉट वाटर ऊपर जाएगा और जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा। जैसे साइक्लोन में होता है कि गर्म हवा ऊपर जाती है और
जो ठंडी हवा होती है वो सिंक होकर के ऐसे रीइंफोर्स करती है, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि इन्वॉल्व एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेक्शन। और वही जो था रेडिएशन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है, जहाँ पे नो मीडियम रिक्वायर्ड, वहाँ पे कोई भी मीडियम जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या होता है, रेडिएशन में, ठीक है। अब आज इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक सिस्टम, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है सब कुछ। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो भाई लोग डर जाते हैं पहले ही, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग डरो, ठीक है। फिर सबसे पहले आर्चियन रॉक्स, पुराना रॉक्स में दो चीज़ होता है, कुडप्पा रॉक सिस्टम है, इंडियन रॉक सिस्टम, इन द्रविडियन एंड आर्यन, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप जस्ट गो थ्रू इट एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। फिर 3 तरह से रॉक सिस्टम फॉर्म होता है। कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से क्या बनता है, इग्नियस रॉक, यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। और उसके बाद देखो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक, डिपोजिशन एंड कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट टाइप्स, एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक्स, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर। तो हीट एंड प्रेशर से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ अब देखते हैं हम लोग रेस, जो रेस वाला क्वेश्चन था ना, तो कॉपोजाइट्स होते हैं, 5 रेस होते हैं। कॉपोजाइट्स कहाँ मिलेंगे, यूरोप वाले एरिया में, ठीक है। वो गोरे गोरे रहेंगे, गोरा गोरा टाइप, समझ रहे हो। मोंगलाइट्स जो है वो चाइना में, जापान में, मंगोलिया में रहेंगे। उनका यहाँ पे एपिपेल, इसको क्या बोलते हैं, एपिकैंथिक फोल्ड, ठीक है। एपिकैंथिक फोल्ड मतलब उनका आई ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो वो मोंगलाइट रेस होता है। ये एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं इसलिए पता है हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं डर रहे हैं। नेग्रोइड जो अफ्रीकन्स अफ्रीकन्स अमेरियंस, हाँ, कैरेबियंस, जैसे क्रिस गेल है, नेग्रिडो, वो नेग्रिडो रेस है, ठीक है, नेग्रोइड रेस। डार्क स्किन रहेगा, वाइड नोस रहेगा, एकदम ऐसे मोटा सा नाक रहेगा, काला स्किन रहेगा, खूब एकदम हट्टा कट्टा रहेगा लेकिन, ठीक है। फिर ऑस्ट्रॉइड होगा, ऑस्ट्रॉइड में डार्क टू बैक मिलेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और साउथ एशिया में, एंड देन हेमी एरियंस, ठीक है। तो अमेरिका में इस तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको होप सो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल रही होंगी। सो कीप ऑन मेकिंग द नोट्स, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द पीडीएफ बिकॉज पीडीएफ से भाई कुछ नहीं होता है किसी का। आप पढ़ो, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही पिछले साल का, नहीं है तो प्रिंट आउट कर लो, और लेकिन उसी क्वेश्चन पेपर पे ही नोट्स बना लो। नोट्स बनाओगे भाई, भला आपका होगा, हमारा तो क्या ही होगा, लेकिन आपका जरूर भला हो जाएगा उससे। तो इसको करो भाई, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद दोस्तों।